चलिए दोस्तों, आज मैं रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ फॉरेन कंपनी कर रहा हूं। एंड ये रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ फॉरेन कंपनी अभी जो अमेंडमेंट आया है मेड बाय फाइनेंस एक्ट 2015 यानी प्रीवियस ईयर 2015-16 असेसमेंट ईयर 16-17 के लिए। मेरा नाम CS के अग्रवाल है। थोड़ा बहुत मैं अपने बारे में बता दूं, मैं कंपनी सेक्रेटरी हूं, फैकल्टी हूं डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का। मेरी क्लासेस अवेलेबल है superprops.com में। मैंने कई सारी किताबें लिखी हुई है डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में, जो आप PDF फॉर्मेट में खरीद सकते हैं taxbykk.com से। मैं बहुत सारे टैक्स मटेरियल्स फ्री में बांटता हूं, जो आप taxbykk.com में देख भी सकते हैं। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है जो मैं कहता हूं तो अपने स्टूडेंट्स या प्रोफेशनल फ्रेंड्स को जरूर बताएं। आप मुझ तक पहुंचना चाहते हैं तो मेरा ईमेल एड्रेस taxbykk@gmail.com है। आइए, रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ ए फॉरेन कंपनी डिपेंड्स अपॉन, पहले ये डिपेंड करता था कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द बिजनेस। ये जो वर्ड है कंट्रोल मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द बिजनेस, ये पहले डिफाइंड नहीं था और इसको कोर्ट ने डिफाइन किया और कोर्ट ने कहा कि इसका मतलब होता है टेकिंग पॉलिसी डिसीजंस, पॉलिसी डिसीजन टेकिंग इन द एरिया ऑफ प्रोडक्शन। कंपनी को क्या बनाना चाहिए, क्या नहीं बनाना चाहिए। तो अगर मैं आपको इकोनॉमिक्स के रूप में अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी थी तो उसमें लिखा हुआ था व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। ये सब जो डिसीजन लेता है, ये सारे डिसीजन जहां लिए जाते हैं उसके पास कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होता है। तो जो ले रहा है ये डिसीजन उसके पास कंट्रोल मैनेजमेंट है, जहां लिया जा रहा है उस जगह कंट्रोल मैनेजमेंट है। लेकिन फाइनेंस एक्ट 2015 ने इस कंट्रोल मैनेजमेंट को अलग वर्ड के साथ डिफाइन कर दिया, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। नाउ इट इज डिफाइंड एज पर अमेंडमेंट मेड बाय फाइनेंस एक्ट 2015। ये यहां लिखा हुआ प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट टू मीन प्लेस, ये जी लिखे जो मैंने चार्ट फॉर्म में यहां बना दिया। ये प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट का मतलब अगर जनरल मतलब निकाले, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो मीटिंग होती है दैट इज प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। आपको पता होगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सारे डिसीजन खुद नहीं लेते, वो डेलीगेट कर देते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर या किसी और को। तो यहां पर मैनेजिंग डायरेक्टर भी प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट हो सकता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कुछ कमिटी बना लेते हैं, वो कमिटी कुछ डिसीजन ले लेती है जिसको एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स मीटिंग बोलते हैं। तो प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इन तीनों के पास होता है। अब ये सारे क्या करते हैं, दे टेक पॉलिसी डिसीजंस विच अफेक्ट्स बिजनेस एज ए होल और सब्सटेंशियली होल। तो मैनेजिंग डायरेक्टर अगर आप डेफिनेशन में देखेंगे कंपनीज एक्ट में तो इसी तरह से कुछ लिखा हुआ है। अब ये जो पॉलिसी डिसीजन है, यानी कि ये लोग के पास पॉलिसी डिसीजन है, ये लोग जहां बैठ के पॉलिसी डिसीजन लेंगे वहां पर प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट माना जाएगा। अब ये हो सकता है कि ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये तीनों के तीनों सारे के सारे इंडिया में बैठ के पूरे साल भर इंडिया में बैठ के इंडिया में डिसीजन लिया, तो हम कह देंगे कि प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इज लोकेटेड होली इन इंडिया। या फिर ये सारे के तीनों लोग इंडिया के बाहर बैठते हैं तो हम लोग कह सकते हैं ये होल पॉलिसी डिसीजन इज टेकन आउटसाइड इंडिया। लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बाहर बैठते हैं लेकिन मैनेजिंग डायरेक्टर इंडिया में बैठता है, तो हम कह सकते हैं कि फ्यू पॉलिसी डिसीजंस आर टेकन इन इंडिया एंड फ्यू पॉलिसी डिसीजंस आर टेकन आउटसाइड इंडिया। ठीक है दोस्तों, अब आगे आइए। ये रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ ए फॉरेन कंपनी था जो हम लोग पहले इस तरह से लिखा होता था और बड़ा सिंपल सा रूल है कि अगर कंट्रोल मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द बिजनेस, मैं पुराना बता रहा हूं आपको याद रखना, नया नहीं बता रहा हूं। इफ द कंट्रोल मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द बिजनेस इज होली लोकेटेड इन इंडिया तो रेजिडेंट, होली लोकेटेड आउटसाइड इंडिया तो नॉन रेजिडेंट। होली में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम कहां है, पार्शली में। अब पहले पुराना देखते हैं। अब फॉरेन कंपनी का रेजिडेंशियल स्टेटस अगर पार्शली आउटसाइड इंडिया हो गया तो नॉन रेजिडेंट है, यानी कि कुछ पॉलिसी डिसीजन इंडिया में लिए गए, या मैं यूं कहूं सारे पॉलिसी डिसीजन इंडिया में ले लिए गए लेकिन एक पॉलिसी डिसीजन इंडिया के बाहर ले लिया गया, तो उसका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या हो जाता था, नॉन रेजिडेंट हो जाता था। इस कॉन्सेप्ट को उन्होंने चेंज कर दिया और क्या किया, ये जो पार्शली वर्ड यहां से हट गया और ये यहां ले आया। कंट्रोल मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द बिजनेस की जगह प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट लिख दिया गया। अब क्या हुआ कि अगर होली में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, होली इन इंडिया तो भी रेजिडेंट, होली आउटसाइड इंडिया तो नॉन रेजिडेंट। पार्शली यानी कि सारे पॉलिसी डिसीजन इंडिया के बाहर लिए गए लेकिन एक पॉलिसी डिसीजन इंडिया में ले लिया गया, चाहे मैनेजिंग डायरेक्टर ने लिया या एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ डायरेक्टर्स ने लिया या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की सारी मीटिंग इंडिया के बाहर हुई लेकिन एक मीटिंग इंडिया में हो गई, तो भी वो रेजिडेंट बन जाएगा।
ठीक है, और ये हम लोग रेजिडेंशियल स्टेटस किसका निकाल रहे हैं, फॉरेन कंपनी का। इंडियन कंपनी इज ऑलवेज ट्रीटेड एज रेजिडेंस, ऑलवेज ट्रीटेड एज रेजिडेंट इररेस्पेक्टिव ऑफ द प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, और ये यहां पर डिफाइन भी किया हुआ है, ये आप पढ़ लेना, जो मैंने चार्ट फॉर्म में ऑब्वियसली बहुत अच्छी तरह से यहां बताया दिया आपको। ठीक है, अब आगे आइए, अब इस अमेंडमेंट से अफेक्ट क्या हुआ देखिए। ये तो निश्चित है कि माइक्रोसॉफ्ट जो लिस्टेड कंपनी है आउटसाइड इंडिया, उसको ये तो अफेक्ट करेगा। किसको ये पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये उन कंपनियों को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं जो फॉरेन कंपनी है और होली ओन सब्सिडरी इंडियन कंपनी है। तो जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड जो इंडियन कंपनी है, इसने एक रिलायंस अफ्रीका लिमिटेड खोली और दिस इज 100% सब्सिडरी, यानी कि इस रिलायंस अफ्रीका लिमिटेड का एक ही शेयर होल्डर है, दैट इज रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। तो रिलायंस अफ्रीका लिमिटेड क्योंकि दिस इज रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया, तो ये फॉरेन कंपनी हो गई। अब रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड क्योंकि इंडियन कंपनी ऑलवेज रेजिडेंट है, तो इसकी चाहे कोई भी इनकम कमा रहा है हो, इंडियन इनकम या फॉरेन इनकम, दैट इज टैक्सेबल इन इंडिया। इन रिलायंस अफ्रीका लिमिटेड या तो अफ्रीका में इनकम कमा रहा होगा या इंडिया में इनकम कमा रहा है। इंडियन इनकम के बारे में तो हम बात ही नहीं कर रहे। रेजिडेंशियल स्टेटस रेजिडेंट होने पे वो फॉरेन इनकम को इंडिया में टैक्स करता है। अब मान लीजिए रिलायंस अफ्रीका लिमिटेड फॉरेन कंपनी है, ऑब्वियसली फॉरेन कंपनी बिकॉज इट इज रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया, ये इंडियन इनकम कमा रहा है तो ये तो टैक्सेबल होगा ही इंडिया में। लेकिन अगर ये फॉरेन इनकम कमा रहा है तो इंडिया में टैक्सेबल होगा या नहीं होगा, किसके ऊपर डिपेंड करेगा, रेजिडेंशियल स्टेटस के ऊपर। किसका रेजिडेंशियल स्टेटस, रिलायंस अफ्रीका लिमिटेड। और रिलायंस अफ्रीका लिमिटेड का रेजिडेंशियल स्टेटस रेजिडेंट होगा या नॉन रेजिडेंट होगा, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, सेक्शन 6 सबसेक्शन 3 पे। और अब सेक्शन 6 सबसेक्शन 3 में अमेंडमेंट लिया है, अगर रिलायंस अफ्रीका लिमिटेड की एक भी पॉलिसी डिसीजन इंडिया में ले ली गई, और रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड आपको पता है होल्डिंग कंपनी है, 100% होल्डिंग कंपनी, इसका मैनेजिंग डायरेक्टर इंडिया में बैठता होगा, इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में इनके लोग होंगे, तो सारे लोग तो अफ्रीका में नहीं होंगे, कोई एक बंदा यहां पर जरूर होगा, तो ये ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, रेसिडेंट बन जाएगा। अगर ये रेजिडेंट बन गया रिलायंस अफ्रीका लिमिटेड, तो ये फॉरेन इनकम इंडिया में टैक्सेबल होके रहेगा। इसका मतलब सिंपल है कि जितने भी 100% सब्सिडरी है, या फिर अगर 100% सब्सिडरी नहीं हो, 76% की होल्डिंग हो, तो भी वो किसी न किसी तरह से वो रेजिडेंट बना दिए जाएंगे। असेसिंग ऑफिसर के पास इतना दिमाग है और चालाक है, वो जरूर करेगा। अब आगे आइए, रेट ऑफ टैक्स के बारे में बात करते हैं आपसे। फॉरेन कंपनी का रेट ऑफ टैक्स कितना है, 40%, यानी कि ये फॉरेन इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगा किस रेट से, 40% के रेट से। बेचारा ये कंपनी रिलायंस अफ्रीका लिमिटेड अफ्रीका में तो टैक्स दे ही रहा होगा इस इनकम पे, क्योंकि ये अफ्रीकन इनकम है, तो वहां पर तो टैक्स लगेगा। इंडिया में भी इस पे टैक्स लग गया 40%। ऑब्वियसली DTAA का कॉन्सेप्ट तो लगेगा ही लगेगा। अब आगे देखते हैं क्या कॉन्सेप्ट है, ये मैं आपके साथ बता चुका हूं कि ये कैसे हो रहा है। अब ये 40% बहुत ज्यादा है, ये चाहता है कि मुझे सिर्फ 30% देना पड़े, तो ये फॉरेन कंपनी अगर डोमेस्टिक कंपनी बन जाएगी तो 30% हो जाएगा। और डोमेस्टिक कंपनी का रूल, जो डोमेस्टिक कंपनी बनने का रूल 27 में दिया हुआ है, तो मैं फिर से बता दें, फॉरेन कंपनी कैन पे 30% इफ इट बिकम्स डोमेस्टिक कंपनी। आई एम नॉट सेइंग इंडियन कंपनी, इंडियन कंपनी तो डोमेस्टिक कंपनी होती ही होती है। डोमेस्टिक कंपनी इंक्लूड्स फॉरेन कंपनी इफ दैट फॉरेन कंपनी सेटिस्फाइज द कंडीशन ऑफ रूल 27। और रूल 27 में 3 कंडीशंस लिखे हुए हैं, एजीएम शुड बी हेल्ड इन इंडिया, शेयर होल्डर रजिस्टर आर केप्ट इन इंडिया एंड डिविडेंड इज पेड इन इंडिया। ऑब्वियसली ये तीनों के तीनों आसान है, शेयर होल्डर रजिस्टर एक ही शेयर होल्डर, डिविडेंड इज पेड इंडिया एक ही शेयर होल्डर है, और एजीएम इंडिया में होगा या नहीं होगा ऑब्वियसली फॉरेन कंपनी के अफ्रीका के कंपनीज एक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा, वो अलाउ करता है या नहीं करता है। ठीक है, तो अगेन डोमेस्टिक कंपनी बनना मुश्किल है, उनके कंपनीज एक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। आगे आइए, अब एक बात ध्यान रखिएगा, रेजिडेंशियल स्टेटस सेक्शन 6 सबसेक्शन 3 में है और डोमेस्टिक कंपनी बनना रूल 27 में है। ठीक है, यहां देखिए मैंने एक चार्ट बनाया है। सेक्शन 6 सबसेक्शन 3 प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, अगर सेक्शन 6 सबसेक्शन 3 के कंडीशन सेटिस्फाई कर जाते हैं तो ऑब्वियसली ये जो फॉरेन कंपनी वो रेजिडेंट बन जाएगा, और रूल 27 के भी कंडीशन सेटिस्फाई कर जाते हैं तो ये जो फॉरेन कंपनी है वो डोमेस्टिक कंपनी बन जाएगा। ठीक है, अब इफेक्ट ऑफ टैक्स क्या होगा, रेजिडेंट है और डोमेस्टिक कंपनी है। अगर रेजिडेंट है तो इंडियन इनकम और फॉरेन इनकम दोनों इनकम इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगा, क्योंकि डोमेस्टिक कंपनी है तो रेट ऑफ टैक्स 30% लगेगा।
ठीक है, मान लीजिए दिस कंपनी इज रजिस्टर्ड इन सिंगापुर। मैंने सिंगापुर का एग्जांपल इसलिए लिया क्योंकि वहां पर जो कॉर्पोरेट टैक्सेशन है वो सिर्फ 17% है, इंडिया में 30% है। ठीक है, अभी बहुत सारी जो स्टार्टअप कंपनीज है दे आर शिफ्टिंग देयर बेस टू सिंगापुर, तो उसी सिलसिले में मैंने ये एग्जांपल भी ले लिया। ठीक है दोस्तों, इफेक्ट ऑफ टैक्स आउटसाइड इंडिया सिंगापुर, क्योंकि अगर ये सिंगापुर की कंपनी है तो सिंगापुर का रेजिडेंट हो जाएगा, और सिंगापुर का रेजिडेंट हो जाएगा तो ऑब्वियसली ये सिंगापुर वाला क्या करेगा कि इसकी ग्लोबल इनकम को सिंगापुर में टैक्स करेगा। लेकिन किस रेट से करेगा टैक्स? 17% से टैक्स करेगा। अगर आप टोटल टैक्स देखेंगे उस कंपनी का, जो फॉरेन कंपनी है जो सिंगापुर में रजिस्टर्ड है, उसका कितना होगा टोटल टैक्स? 30% दोनों इंडियन इनकम और फॉरेन इनकम पे लग रहा है, 17% इंडियन इनकम फॉरेन इनकम में लग रहा है, तो टोटल टैक्स हो जाएगा 47% बोथ इंडियन इनकम एंड फॉरेन इनकम। ठीक है, अब टैक्स मिनिमाइज करना है तो कैसे होगा जरा देखते हैं। ये सेटिस्फाई सेक्शन 6 सब सेक्शन 3 तो रेजिडेंट हो गया, डू नॉट सेटिस्फाई तो फॉरेन कंपनी हो गया, यानी कि सब कुछ सेम है। ये रेजिडेंट डोमेस्टिक कंपनी था, ये रेजिडेंट फॉरेन कंपनी हो गया, तो यहां पर जो इंडियन रेट ऑफ टैक्स है वो 40% हो जाएगा। और मैं ये मान के चल रहा हूं कि वहां पर 17% ही है सिंगापुर में रेट ऑफ टैक्स। ठीक, तो 57% होगा, तो ये तो बहुत नुकसानदेह। और अगर ये हो जाता नॉन रेजिडेंट डोमेस्टिक कंपनी बन जाता तो सबसे बढ़िया है कि कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हेल्ड ना करे, कोई मैनेजिंग डायरेक्टर इंडिया में नहीं है, कोई एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की मीटिंग इंडिया में नहीं हो रही है, तो नॉन रेजिडेंट हो गया। और ये नॉन रेजिडेंट और रूल 27 एजीएम का कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो नॉन रेजिडेंट डोमेस्टिक कंपनी हो गया। तो रेस्पेक्टिव इनकम रेस्पेक्टिव कंट्री में रेस्पेक्टिव टैक्स रेट से टैक्स हो जाएगी। इंडियन इनकम किस रेट से होगा? 30% से, अगर वो फॉरेन कंपनी इंडिया में कुछ पैसा कमा रही है, और जो सिंगापुर में कमा रही है सिंगापुर में 17% है। ठीक है, तो ये एक मिनिमम टैक्स लेवल पे आ जाएगा। लेकिन अगर ये एजीएम के कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता, नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी है, तो इंडियन इनकम टैक्स एट द रेट ऑफ 40%, सिंगापुर इनकम टैक्स एट द रेट ऑफ 70%, और ये टोटल रहेगा। तो मिनिमम टैक्स थर्ड में